हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है शॉक। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉक जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप 99% चांसेस मान के चलिए कि एग्जाम के अंदर शॉक के ऊपर एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे फिर इस पे हो सकता है कि एलक्यू आए या फिर हो सकता है शॉर्ट नोट आए। अपन शॉक बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। शॉक के ऊपर टोटल 2 लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे, जिसमें आज के लेक्चर में अपन डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, पैथोजेनेसिस और इसके अलावा सेप्टिक शॉक के बारे में बात करेंगे। सेप्टिक शॉक अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है शॉक का। और अगले लेक्चर के अंदर अपन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक की बात करेंगे। इसके अलावा पैथोलॉजी की बात करेंगे कि शॉक की वजह से ऑर्गन्स की क्या क्या पैथोलॉजी देखने को मिलती है, और साथ में अपन क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे। आपको दोनों लेक्चर्स पूरे के पूरे देखने हैं ताकि आपको शॉक बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलिए अब अपन स्टार्ट करते। सबसे पहला सवाल यही उठ रहा है कि शॉक होता क्या है। अब देखिए, शॉक जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर अपना सीवियस कॉलेप्स हो जाता है। अब सीवियस कॉलेप्स हो जाने का मतलब क्या है कि एक तो अपनी बॉडी का जो इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। अब खुद सोचो, अगर सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो जो ब्लड सप्लाई होगी टू द टिश्यू वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर टिश्यू में अगर ब्लड सप्लाई कम हो गई तो फिर क्या होगा, टिश्यू को ऑक्सीजन भी कम मिलेगी, और अगर ऑक्सीजन कम मिलेगी तो हाइपोक्सिया की कंडीशन आएगी और उसकी वजह से हाइपोक्सिक इंजरी हो जाएगी टिश्यू के अंदर या ऑर्गन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अब अगर इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, यानी कि इसका मतलब है कि वीनस रिटर्न टू हर्ट जो होगा वो भी कम आएगा। वीनस रिटर्न टू हर्ट कम आएगा क्योंकि सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम है, तो हर्ट के अंदर जो वीनस रिटर्न आएगा वो भी कम हो जाएगा। और अगर हर्ट के अंदर ब्लड आएगा कम तो हर्ट से ब्लड निकलेगा भी कम, यानी कि कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज कर जाएगा। और अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर रहा है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। तो देखिए, एक तो यहाँ पे बीपी कम हो रहा है, तो अगर बीपी कम होता है तो उसे अपन कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। तो वहीं अगर अपन बात करें कि ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू अगर कम हो रहा है तो इस कंडीशन को अपन कहेंगे हाइपोपरफ्यूजन। क्या कहेंगे? हाइपोपरफ्यूजन। परफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज द परफ्यूजन। और हाइपो का मतलब है कम, यानी कि यहाँ पे परफ्यूजन हो गया कम। इतना समझ आया कि भाई शॉक के अंदर दो चीज होगी, एक तो हाइपोपरफ्यूजन, एक हाइपोटेंशन। ठीक है, अब अगर अपन बात करें बाय डेफिनेशन, अगर अपन बात करें तो शॉक जो होता है वो दो टाइप का होता है। यहाँ पे दो टाइप का होगा। बाय डेफिनेशन अगर अपन बात करें तो शॉक दो टाइप का होता है। कौन से दो टाइप का? एक तो अपन कहेंगे प्राइमरी शॉक होता है। प्राइमरी शॉक होता है, प्राइमरी शॉक को इनिशियल शॉक भी कहा जाता है। तो एक होता है सेकेंडरी शॉक, एक होता है सेकेंडरी शॉक। सेकेंडरी शॉक को ट्रू शॉक भी कहा जाता है। अब देखो, एक एनालॉजी मैं आपको देता हूं जिसकी वजह से आपको प्राइमरी शॉक और आपको सेकेंडरी शॉक दोनों बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। आप सबने मुन्ना भाई एमबीबीएस की मूवी देखी होगी। मुन्ना भाई एमबीबीएस की मूवी देखी ही होगी। अब देखो, उसमें क्या होता है कि मुन्ना क्या कहता है कि एक दिन उसके मोहल्ले में कौन आई? हेमा आई। ठीक है, और उसको देख के उसका दिल चक्कर खा गया। लेकिन फिर एक दिन अपन देखे कि हेमा की शादी हो गई और उस दिन मुन्ना का दिल टूट गया, यानी कि मुन्ना को एक बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा, एक ट्रॉमा पहुंचा। क्यों? क्योंकि अपन देखे कि हेमा की शादी हो गई। अब इस ट्रॉमा की वजह से क्या हुआ, उसकी वेगस नर्व का स्टिमुलेशन हुआ। क्या हुआ? उसकी वेगस नर्व का स्टिमुलेशन हुआ, जिसकी वजह से वेगल टोन जो था वो इंक्रीज कर गया। और वेगल टोन अगर इंक्रीज कर गया तो जो ब्लड वेसल्स थे उसका वेजो डायलेशन हुआ। क्या हुआ? वेजो डायलेशन हुआ। इससे अपन ने कहा न्यूरोजेनिक वेजो डायलेशन। और ब्लड वेसल्स का अगर वेजो डायलेशन हुआ तो जो ब्लड था इन ब्लड वेसल्स के अंदर वो ज्यादा जाने लगा, यानी कि ब्लड की पेरिफेरल पुलिंग होने लगी। पेरिफेरल पुलिंग होने लगी। और अब खुद सोचो कि भाई ब्लड वेसल्स ऐसे थे, अब अपन देखें कि डायलेट कर गए, और डायलेट कर गए तो ब्लड यहाँ पे ज्यादा जाने लगा। और ब्लड अगर इसमें ज्यादा जाएगा तो वीनस रिटर्न टू हर्ट जो होगा, वीनस रिटर्न टू हर्ट जो है वो कम हो जाएगा। वीनस रिटर्न टू हर्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अपन देखें तो शॉक की कंडीशन डेवलप होगी। अब खुद सोचो कि भाई मुन्ना क्या कहता है कि भाई हेमा की शादी हो गई, उस दिन वो रात को 2 बजे तक पिया, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर अगले दिन मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। तो क्या ये शॉक बहुत लंबे टाइम तक रहा? क्या नहीं, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहा। यानी कि प्राइमरी शॉक जो होता है वो एक ट्रांजिएंट कंडीशन होती है, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, और एक बिनाइन कंडीशन होती है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती। क्या हेमा की शादी से मुन्ना ने सुसाइड कर ली? क्या नहीं, अगले दिन ऐश्वर्या आ गई, वापस से सारा काम ठीक हो गया। तो एक तो ट्रांजिएंट होती है और एक बिनाइन होती है। और प्राइमरी शॉक क्या है? एक वेसोवेगल अटैक है। वेसोवेगल अटैक का मतलब ये है कि वेगस नर्व का स्टिमुलेशन हुआ है जिसकी वजह से वेगल टोन बढ़ गया है।
और उसकी वजह से ही अपने को न्यूरोजेनिक वेजो डायलेशन देखने को मिल रहा है। इतना समझ आया? चलिए, तो अब अपन समझते हैं सेकेंडरी शॉक। अब देखो, इसी मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर एक और कैरेक्टर था, वो था मामू, यानी कि डॉक्टर अस्थाना। डॉक्टर अस्थाना था कि नहीं? अब देखो, डॉक्टर अस्थाना की क्या थी, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी कि मेरे को तो मेरी चिंकी के लिए डॉक्टर दामाद ही चाहिए। लेकिन काम वाली बाई ने सारी उम्मीदें तोड़ दी कि भाई तुमको किसी का हड्डी तोड़ने का है क्या, तुमको किसी से फिरौती लेने का है क्या। तो फिर पता चला कि भाई चाहिए तो डॉक्टर दामाद था, लेकिन मिला कौन? मुन्ना भाई। मिला कौन? मुन्ना भाई। यानी कि एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा लेकिन मिला उसको कम। सेकेंडरी शॉक में भी यही होता है। सेकेंडरी शॉक शॉक के अंदर अपनी बॉडी के जो टिश्यू या जो ऑर्गन होते हैं उनकी ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो तो होती है ज्यादा, लेकिन जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो होती है कम। और ऑक्सीजन सप्लाई कम क्यों होती है? क्योंकि जो ब्लड सप्लाई होती है वो भी कम होती है। ठीक है जी, इतना समझ आया? चलो, इसके बाद एक थर्ड टाइप का शॉक और अपने को देखने को मिलता है। एक थर्ड टाइप का शॉक और देखने को मिलता है, और वो एक शॉक है एनाफाइलेक्टिक शॉक। दैट इज कॉल्ड एज एनाफाइलेक्टिक शॉक। अब देखो, अपन ने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बात करी थी। वहां पे अपन ने कहा था कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को ही अपन एनाफाइलेक्सिस कहते हैं। तो यही चीज है कि एनाफाइलेक्टिक शॉक जो होता है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। और क्या इसमें सीवियस कोलैप्स होगा क्या? खुद सोचो, क्या इसमें सीवियस कोलैप्स होगा क्या? नहीं, इसमें सीवियस कोलैप्स नहीं होता है। बाकी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये तो अपन ने बात करी बाय डेफिनेशन शॉक के दो टाइप थे। एक तो अपन ने का प्राइमरी, एक अपन ने का सेकेंडरी, और एक अपन ने है ना एक्स्ट्रा टाइप एनाफाइलेक्टिक शॉक की बात कर ली। लेकिन अपने लिए जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ईटियोलॉजिक क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक। यानी कि शॉक किस ईटियोलॉजी की वजह से हो रहा है, किस कॉज की वजह से हो रहा है, वो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये एक टेबल आप देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, देखिए ईटियोलॉजी के बिहाफ पे शॉक एक तो होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, एक आता है अपने पास कार्डियोजेनिक शॉक, एक अपने पास आएगा सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा। सेप्टिक शॉक अपन डिटेल में नीचे पढ़ेंगे, तब मैं आपको सारा एक साथ बता दूंगा। और इसके अलावा कुछ अदर टाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्रॉमेटिक शॉक हो गया, न्यूरोजेनिक शॉक हो गया, हाइपो एड्रिनल शॉक हो गया। अब क्या इन अदर टाइप्स के अंदर ये चीजें याद रखनी है क्या? नहीं, ये याद नहीं रखनी, सिर्फ अदर टाइप्स के नाम याद रख लो कि ट्रॉमेटिक शॉक भी होता है, न्यूरोजेनिक शॉक भी होता है और हाइपो एड्रिनल शॉक भी होता है। अब देखो, अपन बात करते हैं अब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की। अब सवाल उठता है कि भाई हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा किस वजह से? तो हाइपो का मतलब है कम, और वॉल्यूमिक का मतलब है कि जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम होगा। अब ये क्यों कम हो सकता है? तो ये एक्यूट हेमरेजेस की कंडीशन से कम हो सकता है कि हेमरेज हो गया इस वजह से, या वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, उसमें भी बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा। बर्न्स हो सकते हैं, या डायूरेटिक्स हद से ज्यादा यूज में ले लोगे तब भी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, या एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन में हो सकता है। ये तो हुआ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का ईटियोलॉजी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कार्डियोजेनिक शॉक की ईटियोलॉजी की, तो देखिए आप खुद सोचिए कि ये अपना प्यारा सा दिल है। अब इस दिल के अंदर या तो हो सकता है कि ब्लड आवे ही कम, ब्लड आए ही कम, या फिर इस दिल से अपन देखें कि ब्लड निकले कम, या फिर हो सकता है कि निकले तो बराबर लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। क्या आ जाए? कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। तीन ही पॉसिबिलिटी है, यानी कि अपन कह सकते हैं या तो हो डेफिशिएंट फिलिंग, या फिर हो डेफिशिएंट एम्प्टिंग, या फिर आ जाए ऑब्स्ट्रक्शन। तो देखो, डेफिशिएंट फिलिंग कब देखने को मिल सकती है? कार्डियक टेम्पोनेट फ्रॉम हीमोपेरिकार्डियम। याद रहे, अच्छी बात है, नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन डेफिशिएंट फिलिंग आपको याद रखना है। या इसके बाद अपन देखें कि डेफिशिएंट एम्प्टिंग हो गई, जिसमें अपन कह रहे हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि एमआई का केस, कार्डियोमायोपैथीज, रप्चर ऑफ हार्ट, वेंट्रिकल और पेपिलरी मसल, कार्डियक एरिथमियास हो सकते हैं। एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो के अंदर अपन कह रहे हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ सकता है, बॉल वॉल थ्रोम्बस आ सकता है, टेंशन न्यूमोथोरिक्स यानी कि प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन आ सकती है, प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन आ सकती है, और डाइसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म। क्या ये सारे एग्जांपल्स एक एक करके याद करने हैं क्या अपने को? नहीं, एक एक दो दो एग्जांपल, एक एक दो दो ईटियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, बहुत है। ठीक है जी, अब चलिए नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे, पैथोजेनेसिस ऑफ शॉक। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पैथोजेनेसिस ऑफ शॉक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखिए, पैथोजेनेसिस ऑफ शॉक में एक पॉइंट मैं आपको बताऊं कि जितने भी टाइप्स के शॉक होते हैं उन सबके अंदर तीन कॉमन डिरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तीन कॉमन डिरेंजमेंट्स आपको हर टाइप के शॉक के अंदर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? पहला तो अपन कहेंगे कि जो इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है वो क्या होगा? कम होगा। अब अगर खुद सोचो, इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम ही कम हुआ है तो टिश्यू तक ब्लड जो सप्लाई हो रहा है वो भी क्या होगा? ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू वो भी कम होगा। तो फिर ऑक्सीजन सप्लाई जो होगी टिश्यू के अंदर वो भी क्या होगी? कम होगी, जिसकी वजह से टिश्यू ऑक्सीजनेशन वो क्या हो जाएगा? इंपेयर्ड हो जाएगा, हाँ कि ना?
वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। इसके अलावा अपन देखें कि जब टिश्यू ऑक्सीजनेशन इम्पेयर्ड हो जाएगा तो एनॉक्सिया की कंडीशन टिश्यू के अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिक इंजरी इसके अंदर देखने को मिलेगी। और अगर हाइपोक्सिक इंजरी देखने को मिलेगी तो क्या रिलीज होंगे, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे टिश्यू से, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, और साथ में अपन देखें कि कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। ठीक है जी, तो ये पूरा फ्लो चार्ट है। तो तीन अपने को कौन से कॉमन डिरेंजमेंट है कि इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, इंपेयर्ड टिश्यू ऑक्सीजनेशन हुआ है, और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एंड टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज होंगे। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि भाई इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम कैसे हो सकता है। इधर की तरफ देखिएगा कि इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो सकता है कि या तो एक्चुअल लॉस हो जाए ब्लड का, जैसा कि हेमरेजेस के केस में होता है जहां पे एक्चुअल लॉस होता है ब्लड का बॉडी से, या हो सकता है कि ब्लड लॉस तो ना हो लेकिन ब्लड जो सप्लाई हो रही है वो कम हो जाए, यानी कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाए विदाउट द एक्चुअल लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, फिर क्या होगा, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होगा तो ऑक्सीजन कम जाएगा, तो टिश्यू ऑक्सीजनेशन इंपेयर्ड हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखी कि वीनस रिटर्न टू हार्ट कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू कम होगा, जिसकी वजह से एनॉक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। फिर क्या होगा, तो आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे इन रिस्पॉन्स टू द सेल्यूलर इंजरी, और मोर स्पेसिफिकली अगर अपन देखें तो हाइपोक्सिक इंजरी। क्या कहेंगे, हाइपोक्सिक इंजरी। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आप इस फ्लो चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि अगर हाइपोक्सिक सेल इंजरी होगी तो इन्नेट इम्यूनिटी का एक्टिवेशन होगा, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस का स्टिमुलेशन होगा और कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे। अब यह आपको थोड़ा सा याद रखना है, दो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो टीएनएफ अल्फा और एक आपको याद रखना है इंटरल्यूकिन 1। कुछ अदर्स भी होते हैं जैसे कि इंटरल्यूकिन 6, 12, 8, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर वगैरह, ये सब आप याद रखो, नहीं रखो कोई बड़ी बात नहीं, बट यहाँ पे टीएनएफ अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 आपको याद रखना ही रखना है। अब देखो, टीएनएफ अल्फा क्या करेंगे, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस करेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड फ्री रेडिकल्स का जनरेशन करेंगे। और अपन ने फर्स्ट चैप्टर सेल्यूलर एडेप्टेशन एंड सेल इंजरी के चैप्टर में देखा था कि फिर फ्री रेडिकल्स से क्या होगी, फ्री रेडिकल मीडिएटेड सेल इंजरी हो जाएगी, हाँ कि ना। तो ये अपने को याद रखना है कि टीएनएफ अल्फा बना जिसने नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स का जनरेशन हुआ। और फिर इंटरल्यूकिन 1 की बात करें तो इंटरल्यूकिन 1 जो है वो वेजो डायलेशन कराएगा। क्या कराएगा, वेजो डायलेशन करवाएगा, और वेजो डायलेशन अगर करवाएगा तो हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप होगी। ठीक है, ये समझ आया। चलो, अब इसके बाद अपन एक और फ्लो चार्ट समझते हैं कि जितने भी टाइप्स के सर्कुलेटरी शॉक जो इटियोलॉजिक कॉज के शॉक थे उनके अपन पैथोजेनेसिस एक फ्लो चार्ट के अंदर समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लिखा है, यहाँ पे सेप्टिक शॉक लिखा है, यहाँ पे कार्डियोजेनिक शॉक लिखा है, और यहाँ पे कुछ अदर टाइप्स जैसे कि ट्रॉमेटिक, न्यूरोजेनिक एंड हाइपोएड्रेनल शॉक लिखा है। और मोटा मोटा सबके पैथोजेनेसिस कुछ इस तरीके से चलता है। क्या है इसका मतलब, वो अपन समझते हैं। देखो, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक किन किन रीजंस की वजह से हो सकता है, हेमरेज की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से, सर्जरी, बर्न्स एंड डिहाइड्रेशन। ईटियोलॉजी अपन ऊपर देख चुके हैं। अगर हेमरेज की वजह से हो रहा है तो उसे अपन हेमरेजिक शॉक कहेंगे। अब अगर हेमरेजिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो रहा है मतलब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है। इसकी वजह से इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे कम होगा। अगर इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो वीनस रिटर्न टू हार्ट कम होगा। अगर हार्ट के अंदर ब्लड आएगा कम तो उससे निकलेगा भी कम, यानी कि कार्डियक आउटपुट कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो वही ब्लड फ्लो कम होगा। ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू कम होगी, जिसकी वजह से एनॉक्सिया की कंडीशन आएगी, जिसकी वजह से सेल इंजरी हो जाएगी। और सेल इंजरी होगी तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे जैसे कि टीएनएफ अल्फा और इंटरल्यूकिन 1, और फिर अपन देखें तो शॉक की कंडीशन डेवलप होगी। समझ आया। अब देखो, वही अगर अपन बात करें सेप्टिक शॉक की, जिसे अपन टॉक्सिमिक शॉक भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सेप्टिक को टॉक्सिमिक शॉक भी कहते हैं। अपन डिटेल में नीचे सेप्टिक शॉक पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि सेप्टिक शॉक के अंदर भी सेम कहानी चलेगी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की तरह, कि इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ, वीनस रिटर्न टू हार्ट कम हुआ, कार्डियक आउटपुट कम हुआ, ब्लड फ्लो कम हुआ, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हुआ, एनॉक्सिया एंड देन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे बिकॉज ऑफ सेल इंजरी। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन कार्डियोजेनिक शॉक की। कार्डियोजेनिक शॉक क्यों हो सकता है, अभी अपन ने बात करी थी कि या तो है ना इसके अंदर ब्लड आवे ही कम अपने हार्ट के अंदर, या हो सकता है इससे निकले कम, या फिर अगर निकल रहा है तो इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, यानी कि डेफिशिएंट एम्प्टिंग, डेफिशिएंट फिलिंग एंड आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से ओवरऑल मतलब क्या है कि जो कार्डियक आउटपुट है, जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो रहा है। तो कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर सीधा सीधा बात है कि कार्डियक आउटपुट कम होगा। कार्डियक आउटपुट अगर कम होगा तो वही ब्लड फ्लो कम होगा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम होगी, एनॉक्सिया होगा, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे बिकॉज ऑफ सेल इंजरी और शॉक की कंडीशन देखने को मिली। और अदर टाइप्स जैसे कि ट्रॉमेटिक, न्यूरोजेनिक एंड हाइपोएड्रेनल शॉक के अंदर क्या होगा, तो सेम कहानी चलेगी कि भाई कार्डियक आउटपुट कम हुआ, आपके ब्लड फ्लो कम हुआ, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हुआ, एनॉक्सिया आया, सेल इंजरी हुई, और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे कि टीएनएफ अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1 रिलीज होगा। अब देखो, एक ही चीज को मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है कि आपको इसी लेक्चर के अंदर ये चीज याद हो जानी चाहिए, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पैथोजेनेसिस में तो गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक छोटी सी चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं
कि अभी अपन ने ऊपर बोला कि अगर हेमरेज की वजह से हाइपोवॉलेमिक शॉक होगा तो उसे अपन क्या कहते हैं, हेमरेजिक शॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमरेजिक शॉक कहते हैं। अब कभी कभी हेमरेजिक शॉक के ऊपर भी अपने आप में वेरी शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखो हेमरेजिक शॉक के अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो एक तो अपने को उसमें देखने को मिलेगा टैकीकार्डिया। क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब है कि जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा अपने को इसके अंदर देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन का मतलब है कि जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। साथ में अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा यूरिनरी आउटपुट जो है, यूरिनरी आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि अपने को ओलिगोयूरिया से लेकर एन यूरिया तक की कंडीशन देखने को मिलेगी। और इसके अलावा मेंटल स्टेट के अंदर ऑल्टरेशन होगा। मेंटल स्टेट के अंदर ऑल्टरेशन होगा मतलब जैसे कि अपने को एजिटेशन देखने को मिल सकता है। एजिटेशन देखने को मिल सकता है। एजिटेशन का मतलब क्या होता है, रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस। और वहीं अपन देखे एजिटेशन के अलावा कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन हो सकता है। और एक अपन कहेंगे कि लिथार्जी देखने को मिलेगी। लिथार्जी का मतलब क्या होता है, जो ड्राउजीनेस अपन कहते हैं ना, ड्राउजीनेस जिसे कहते हैं, वो अपने को देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्लिनिकल फीचर्स याद रखने, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, यूरिनरी आउटपुट कम हो गया, और एजिटेशन और रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, लिथार्जी, ये सब देखने को मिलेगा। अब ये जो क्लिनिकल फीचर्स है इनकी सिवियरिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, इन क्लिनिकल फीचर्स की सिवियरिटी डिपेंड करेगी कि कितना ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ है। ठीक है, और कितना ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ है उसके बिहाफ पे जो हेमरेजिक शॉक होता है वो फर्दर 4 टाइप्स का होता है। वो फर्दर 4 टाइप्स का होता है। एक तो होता है कंपनसेटेड, कंपनसेटेड, एक होता है माइल्ड, तो एक होता है मॉडरेट, तो एक आएगा सीवियर शॉक। ठीक है, अब देखो जो कंपेंसेटेड हेमरेजिक शॉक होगा इसमें जो ब्लड वॉल्यूम लॉस होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 1000 ml। तो वहीं माइल्ड शॉक के अंदर अपन देखें तो कितना होगा, 1000 to 1500 ml। तो मॉडरेट के अंदर कितना होगा, 1500 to 2000 ml। तो सीवियर के अंदर कितना होगा, मोर देन 2000 ml। सिर्फ 1000 याद रखो कंपेंसेटेड के केस में, फिर 500 ऐड करते चलो तो आपको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर का आ जाएगा पता। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी हेमरेजिक शॉक की। कभी कभी शॉर्ट नोट आता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब अपन बात करेंगे आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सेप्टिक शॉक। जो कि क्या है, सेप्टिक शॉक। अब देखो सेप्टिक शॉक जो है उसको अपन क्या कहते हैं, उसे अपन टॉक्सेमिक शॉक भी कहते हैं। सेप्टिक शॉक का एक और नाम क्या है, टॉक्सिमिक शॉक। अब सेप्टिक शॉक हो किस वजह से रहा है, उसका इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है। तो जो सेप्टिक शॉक होता है वो या तो बैक्टीरिया कॉज करता है या फिर फंगस कॉज करता है। और बैक्टीरिया में भी अपन देखेंगे तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कॉज करता है उसको सबसे ज्यादा, इसके बाद आता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और फिर आता है फंगस। तो सबसे कॉमनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेप्टिक शॉक कॉज करता है, फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फिर फंगस। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इस साइड देखिएगा आप। देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एग्जाम्पल आ सकता है सूडोमोनास, इकोलाई, हीमोफिलस। तो वहीं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल हो सकते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एंटेरोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई। तो फंगस का एग्जांपल हो सकता है कैंडिडा स्पीशीज के। आपने कोई एग्जांपल्स रटने हैं क्या, नहीं है, रटने नहीं है। आपने वैसे ही माइक्रो के अंदर बहुत से एग्जांपल्स ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव और फंगस के पढ़े होंगे। फंगस का बस आपको कैंडिडा याद रखना है, बाकी आपको एग्जाम्पल्स ऑलरेडी पता है। तो एक एक दो दो एग्जाम्पल्स आपको आंसर के अंदर लिख के आने हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। अब देखो ये जो बैक्टीरिया और ये जो फंगस है वो होस्ट की बॉडी में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अब वो एंटर करेंगे कहां से, तो बहुत से रूट से वो एंटर कर सकते हैं। जैसे कि अपन देखें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एंटर कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अलावा अपन देख रहे हैं कि जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट से भी वो एंटर कर सकते हैं। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट से एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अपने एलिमेंट्री ट्रैक्ट से एंटर कर सकते हैं। एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अलावा स्किन से एंटर कर सकते हैं। तो 4 रूट हो गए जिससे वो होस्ट की बॉडी में एंटर करेंगे। लेकिन सबसे कॉमन रूट कौन सा होगा, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन रूट। ये याद रखना है आपको कि सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो सबसे कॉमन रूट होगा। ठीक है भाई, अब होस्ट की बॉडी में एंटर तो कर गए, अब करेंगे क्या, तो एंटर करने के बाद में ये जो माइक्रोब था जो एंटर करा है इसकी जो सेल वॉल होगी, इसकी जो सेल वॉल होगी उसकी सेल वॉल का लाइसिस होगा। क्या होगा, उसकी सेल वॉल का लाइसिस होगा। और जब लाइसिस होगा तो रिलीज होंगे पैम्प्स। क्या होंगे रिलीज, पैम्प्स। पैम्प्स क्या होता है, पैथोजन, पैथोजन एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर पैटर्न। जब इन्फ्लेमेशन का फर्स्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था वहां पे मैंने आपको पैम्प्स बताए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं कि जैसे ही सेल वॉल का लाइसिस होगा तो रिलीज होंगे पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। अब पैम्प्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, तो एक तो अपन देखेंगे कि माइक्रोब डिराइव्ड मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। माइक्रोब डिराइव्ड
मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। एक अपन देखें लाइपोपॉलीसैकेराइड हो सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि लाइपोपॉलीसैकेराइड जो होता है वो क्या होता है, एक पैम्स होता है। और तीसरा अपन कहेंगे क्या हो सकता है, बैक्टीरियल पेप्टाइड्स हो सकते हैं। क्या होंगे, बैक्टीरियल पेप्टाइड्स होंगे। तो भाई खुद सोचो कि सपोज ये अपन देख रहे हैं कि एक बैक्टीरिया या कोई भी फंगस है, इसकी सेल वॉल का लाइसिस हुआ और सेल वॉल लाइसिस होने की वजह से ये आपके पैम्स रिलीज हो गए। ये क्या हो गए, रिलीज हो गए आपके पैम्स। अब अपन देखें तो यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर एक मैक्रोफेज है, एक अपन कह रहे हैं कि न्यूट्रोफिल है। अब ये जो मैक्रोफेज या ये जो न्यूट्रोफिल होती है ना, इनके सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और इन रिसेप्टर्स को कहा जाता है पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर। ये भी मैंने इन्फ्लेमेशन के चैप्टर में बताया आपको। इन्हें क्या कहते हैं, पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स। और ये जो पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं वो इन पैम्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और साथ में बाइंड करते हैं। इंटरेक्ट करते हैं और साथ में बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से रिसेप्टर रिसेप्टर पैम्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। रिसेप्टर पैम्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर के, तो देखिए पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर का एक एग्जाम्पल हो सकता है टॉल लाइक रिसेप्टर, एक हो सकता है नॉड लाइक रिसेप्टर। इसके अलावा अपन कह सकते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जीपीसीआर जिसे अपन कहते हैं। तो अब अपन ने कहा कि भाई सपोज ये आपका अपन कह रहे हैं कि मैक्रोफेज है, इसके सरफेस पे अपन ने कहा था कि ये क्या है, रिसेप्टर्स है, और यहाँ पे आके पैम्स भी जुड़ गए। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना और ये जो कॉम्प्लेक्स है फिर वो क्या करेगा, इस मैक्रोफेज या इस न्यूट्रोफिल के अंदर एक सिग्नल का ट्रांसडक्शन करेगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन करेगा इनसाइड दी सेल, सिग्नल ट्रांसडक्शन करेगा इनसाइड दी सेल, जिसकी वजह से ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स का एक्टिवेशन होगा। क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। और मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, फैगोसाइटिक सेल्स होती है। तो अगर इनका एक्टिवेशन होगा तो बहुत से केमिकल्स रिलीज होंगे, जैसे कि प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज होंगे। ठीक है। इसके अलावा प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस में अपन ने बोला कि टीएनएफ अल्फा और इंटरल्यूकिन 1, ये दो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। इसके अलावा अपन देखें तो HMGB1 प्रोटीन रिलीज होगा, HMGB1 प्रोटीन रिलीज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होंगे और साथ में प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज होगा। और इसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रिलीज होगी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी। कैसे याद रखेंगे, तो देखो हर चीज PPP है एक्सेप्ट ROS, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, HMGB प्रोटीन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, आपको PPP याद रखना है और लास्ट में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज लगा देने का। ये चीजें रिलीज होगी। अब इसके अलावा और क्या क्या होता है कि ये चीजें तो रिलीज हो गई, इन सब के अलावा अपन देखें कि जब बैक्टीरिया या जो फंगस आता है तो उनके रिस्पॉन्स में एक अपना एक्टिवेशन होता है कॉम्प्लीमेंट पाथवे का। किसका, कॉम्प्लीमेंट पाथवे का भी एक्टिवेशन होता है। अब कॉम्प्लीमेंट पाथवे 3 तरीके के होते हैं, क्लासिकल पाथवे होता है, अल्टरनेट पाथवे होता है, लेक्टिन पाथवे होता है। सब कुछ मैंने इन्फ्लेमेशन के चैप्टर में केमिकल मीडिएटर्स के अंदर बता रखा है, बहुत डिटेल में बता रखा है। तो अभी अपन देखिएगा अगर कॉम्प्लीमेंट पाथवे का एक्टिवेशन होगा तो क्या क्या बनेंगे, एक तो C5A बनेगा, एक C3A बनेगा, एक C3B बनेगा। अब C5A क्या होता है, तो ये एक तरीके का कीमो अट्रैक्टेंट होता है जो क्या कराएगा, कीमोटैक्सिस करवाएगा, तो कीमो अट्रैक्टेंट होता है। C3A क्या होता है, एनाफाइलोटॉक्सिन होता है। ये क्या होता है, एनाफाइलोटॉक्सिन होता है। ए से अपन देखें कि एनाफाइलोटॉक्सिन होता है। तो जो आपका C3B होता है वो क्या होता है, ऑप्सोनिन होता है, जो कि ऑप्सनाइजेशन करता है, माइक्रोब को टेस्टी बनाता है ताकि फैगोसाइटोसिस आराम से हो पाए। कैसे याद रखें, तो देखो बी नीचे अपन देखें तो एक छोटा ओ है, ये अपन कहेंगे ऑप्सोनिन हो गया। अब इन सब की वजह से क्या होगा, इन सब की वजह से एंडोथीलियल इंजरी होगी। एंडोथीलियल इंजरी होगी। एंडोथीलियल इंजरी का मतलब क्या है कि अपनी ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है उससे अपन क्या कहते हैं, एंडोथीलियम कहते हैं, और उस एंडोथीलियम की इंजरी हो जाएगी। और अगर एंडोथीलियल इंजरी होगी तो इसकी वजह से इडेमा होगा। ये अपन ऑलरेडी इडेमा में पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर के अंदर अपन ने देखा है ये चीज। और इसके अलावा और भी बहुत से साइटोकाइंस रिलीज होंगे, जैसे कि इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। याद रहे, अच्छी बात नहीं रही कोई बात नहीं, लेकिन इडेमा होगा ये याद रख सकते हो। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी साथ में रिलीज होंगे। ठीक है। तो ये तो अपन ने बात करी कि भाई कॉम्प्लीमेंट पाथवे का एक्टिवेशन हुआ, लेकिन इन सबके साथ में अपने क्वेगुलेशन पाथवे उसका भी एक्टिवेशन होगा, प्री क्वेगुलेंट पाथवेज का भी एक्टिवेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके फैक्टर 12 का एक्टिवेशन हो जाएगा। इसके अलावा अपन देखें तो एंटीक्वेगुलेंट जो है वो कम हो जाएंगे। अगर एंटीक्वेगुलेंट कम हो जाएंगे तो क्वेगुलेशन ज़्यादा होगा। क्या होगा, क्वेगुलेशन ज़्यादा होगा। एंटीक्वेगुलेंट में एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो थ्रोम्बोमोड्यूलिन, ये एक एग्जांपल आपको याद रखना है। इसके अलावा अपन देखेंगे कि प्रोटीन C, ये क्या है, एंटीक्वेगुलेंट है जो कि कम हो जाएंगे। इसके अलावा प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर जो है वो भी बढ़ जाएगा, और ये अगर बढ़ेगा तो इसकी वजह से फिब्रिनोलिसिस जो है,
फिब्रिनोलिसिस जो है वो इम्पेयर कर जाएगा। तो मोटा मोटा आपको याद क्या रखना है कि भाई फैक्टर 12 का क्या होगा, एक्टिवेशन होगा, और उससे भी इंपॉर्टेंट कि एंटीकोएगुलेशन कम होगा, जिसकी वजह से एंटीकोएगुलेंट कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से कोएगुलेशन ज्यादा होगा। एग्जाम्पल में थ्रोम्बोमोड्यूलिन। ये क्यों याद रखना है, क्योंकि अभी अपन एक कंडीशन देखेंगे डीआईसी की, क्या होती है वो नीचे बताऊंगा, लेकिन इसलिए एंटीकोएगुलेंट वाला पॉइंट याद रखना है। तो ये अपन ने बात करी सेप्टिक शॉक के पूरे पैथोजेनेसिस की। अब सवाल उठता है कि ये पूरे पैथोजेनेसिस से होगा क्या, व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट, व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट ऑफ शॉक ड्यू टू ऑफ सेप्टिक शॉक ड्यू टू पैथोजेनेसिस, कि भाई सेप्टिक शॉक का पैथोजेनेसिस जो हुआ उसका एंड रिजल्ट क्या है, क्या क्या कंक्लूजन देखने को मिलेंगे। अब देखो सेप्टिक शॉक का जो एंड रिजल्ट है उसको याद करने का एक निमोनिक बता रहा हूं मैं आपको, और वो निमोनिक से आपको सारे सेप्टिक शॉक के एंड रिजल्ट्स याद हो जाएंगे। निमोनिक है VVIP HOD, VVIP HOD। वी से अपन क्या कह रहे हैं, वी से अपन कह रहे हैं कि वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी जो है, वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। फिर अगले वी से अपन क्या कह रहे हैं, अगले वी से अपन कह रहे हैं कि भाई पेरिफेरल पेरिफेरल वेजोडाइलेशन होगा। क्या होगा, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन होगा, ये वी बताया मैंने। फिर अगला अपन कह रहे हैं आई, आई से अपन कहेंगे, आई से अपन कहेंगे आपके होगा इम्पेयर्ड इम्पेयर्ड टिश्यू ऑक्सीजनेशन। क्या बोला, इम्पेयर्ड टिश्यू ऑक्सीजनेशन। फिर अगला अपने पास आता है पी, पी से अपन कहेंगे पुलिंग ऑफ ब्लड, पुलिंग ऑफ ब्लड कॉजिंग हाइपरडायनामिक हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन, हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन। ठीक है, ये वीवीआईपी हो गया। अगला अपन बात करते हैं एच से, एच से अपन बोल रहे हैं होगा हाइपोटेंशन। क्या होगा, हाइपोटेंशन। फिर अगला अपने पास आता है ओ, ओ से अपन कह रहे हैं ऑर्गन डिसफंक्शन, ऑर्गन डिसफंक्शन। और लास्ट अपने पास आता है डी, डी से अपन कह रहे हैं DIC, दैट इज डाइसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी। अब देखो ये सब अपन पढ़ चुके हैं कि क्या क्या होता है, एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं। देखो कि वेस्कुलर परमिएबिलिटी क्यों बढ़ रही है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ रही है एंडोथेलियल इंजरी की वजह से। और एंडोथेलियल इंजरी क्यों हो रही है, साइटोकाइंस की वजह से, जैसे कि TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1 वगैरह की वजह से। वहीं अगर अपन बात करें पेरिफेरल वेजोडाइलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज्यादा सिंथेसिस हो रहा है, जिसकी वजह से अपन देखें तो पेरिफेरल वेजोडाइलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अपन देखें कि भाई इंपेयर्ड टिश्यू ऑक्सीजनेशन क्यों है, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्यों, क्योंकि वीनस रिटर्न टू द हार्ट कम है, कार्डियक आउटपुट कम है, टिश्यू ऑक्सीजनेशन कम होगा, ये सब अपने को पता है। फिर पुलिंग ऑफ ब्लड कॉजिंग हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जो कार्डियक आउटपुट है वो तो हाई है, मतलब वो कार्डियक आउटपुट तो नॉर्मल है, लेकिन जो इफेक्टिव परफ्यूजन होना था, जो ब्लड सप्लाई होनी थी टू द टिश्यू टू द ऑर्गन, वो यहाँ पे इंपेयर्ड है, वो परफ्यूजन जो हो रहा है वो पुअर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हाइपोटेंशन, वैसे ही अपने को पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि वेजोडाइलेशन हो रहा है, कैपिलरी लीक हो रहा है, और आपके इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वीनस रिटर्न टू हार्ट कम होगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होगा, और उसकी वजह से भी बीपी कम होगा, यानी कि हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा अब ऑर्गन डिस्फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बराबर नहीं है, और ऑक्सीजन सप्लाई बराबर नहीं है तो हाइपोक्सिक इंजरी होती है, या फिर सेल इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से अपने को ऑर्गन डिस्फंक्शन देखने को मिलता है। अब लास्ट आता है अपने पास DIC, DIC होता है डाइसेमिनेटेड डाइसेमिनेटेड इंट्रावेस्क्यूलर इंट्रावेस्क्यूलर क्वेगुलोपैथी। क्या कहते हैं, क्वेगुलोपैथी। वैसे तो अपन जब हिमेटोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि DIC के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है शॉक के साथ में ही, कि शॉक के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आया उसमें DIC पूछ लेते हैं। अब ये डाइसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर क्वेगुलोपैथी जो होता है, इसे कंजम्पटिव कंजम्पटिव क्वेगुलोपैथी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंजम्पटिव क्वेगुलोपैथी भी कहा जाता है। अब ये एक तरीके का क्या है, पैराडॉक्सिकल डिसऑर्डर है, एक पैराडॉक्सिकल डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या है, देखो जनरली क्या होता है कि पहले ब्लीडिंग होती है, पहले क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, और इस ब्लीडिंग के रिस्पॉन्स में क्या होता है कि कोएगुलेशन का पाथवे चलता है। क्या चलता है, कोएगुलेशन का पाथवे चलता है। लेकिन डाइसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी में क्या होगा, पहले कोएगुलेशन चलेगा, पहले कोएगुलेशन चलेगा, कि भाई ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है, कोएगुलेशन हो रहा है, और फिर उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब अपन देखें कि क्लॉटिंग होगी या कोएगुलेशन ज्यादा होगा, तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो कंज्यूम हो जाएंगे। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कंजम्पटिव कोएगुलोपैथी कहते हैं, और इसकी वजह से अपन देखें तो ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ओके गाइस, तो ये होता है DIC, अपन हिमेट में और डिटेल में पढ़ेंगे।
सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब अगले लेक्चर में अपन शॉक के पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे, पैथोलॉजी ऑफ शॉक बात करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस एंड क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे, और फिर मैं पूरा का पूरा शॉक जो है वो मेरे नोट से समराइज भी कर दूंगा, ताकि आपको ये भी पता रहे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे लिख के आना है। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।